नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम लेके आए हैं 14 अप्रैल 2026 के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। तो ये सेशन आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम रहेंगे, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है करंट अफेयर, तो उसको देखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे चुना गया है? तो हाल ही में 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया था? जल्दी से बताइए, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इस क्वेश्चन का, कैलाश सत्यार्थी। कौन है ये? कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल प्राइज जीता था इन्होंने शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो इनको अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 में। बात करें, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जो 2014 में दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। इनको दिया गया है अभी 5th नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्र और उनके लोगों के लिए असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। इसे दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। ये दीनानाथ मंगेशकर की 84वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रोग्राम था जिसमें ये अवार्ड दिया गया था। बात करें इससे पहले कब कब किसे दिया गया है अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर, तो सबसे पहले दिया गया था 2022 में। इसी टाइम इसकी शुरुआत हुई थी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला ही अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2023 में आशा भोसले को दिया गया था, जिसकी हाल ही में रिसेंटली 12 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हें दिया गया था 2023 में। बाद में 2024 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को, जो एक अभिनेता हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अभी उनको दिया गया था 2024 में। और लास्ट ईयर 2025 में दिया गया था कुमार मंगलम बिड़ला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और फर्स्ट वाला याद रखना। या तो सारे ही रखने हैं क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अभी इनका भी पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी हाल ही में रिसेंटली मृत्यु हो गई थी, तो इन पे भी पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। अगला सवाल है, आशा भोसले को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला है? तो आप सभी को पता है, हाल ही में 12 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई है आशा भोसले की, तो 92 वर्ष की आयु में। तो इनको मिला है 2008 में। कब मिला है? 2008 में मिला है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको। आशा भोसले को 2008 में भारत का सबसे दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया है? यह किया गया है 2008 में। बात करें पद्म भूषण की, तो ये मिला है 2002 में, सॉरी 2000 में मिला है पद्म भूषण। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये भी 2000 में मिला है। ये सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बाद में मिला है महाराष्ट्र भूषण भी मिला है इनको, जो 2021 में मिला है। ये राज्य स्तरीय सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार, जो इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये इन्हें 2 बार मिल चुका है। एक तो 1981 में दिल क्या चीज़ है इस गाने के लिए, और अगला है 1986 में मेरा कुछ सामान के लिए। इन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, अभी हमने बात की थी, जो 2023 में इनको मिला है, ये भी याद रखना। इन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में, कितने, 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गीत गाए हैं, अपनी आवाज़ में गीत प्रस्तुत किए थे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है, निजार अहमदी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी किस करंट अफेयर लेकर आया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्या इंपॉर्टेंट लगाना है, आप सारे पढ़ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इराक देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है निजार अमेदी को। निजार अमेदी इराक का एक नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह पहले पूर्व पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं इराक में, और बगदाद के पैट्रिक्स यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान यानी कि पीयूके के राजनीतिक कार्यालय में प्रमुख रह चुके हैं। ये राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? तो ये इराक के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कौन, क्या नाम हो जाएगा? निजार अमेदी। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में ज्योतिबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 199, 199वीं जयंती मनाई गई है 11 अप्रैल 2026 को। इसकी जन्म डेट के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में। 1827 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में इनका जन्म हुआ था ज्योतिबाई फुले का। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 को। कहाँ की थी? ये पुणे में इसकी स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। इसका उद्देश्य क्या था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो शोषित वर्ग था, यानी कि दलित और पिछड़ा वर्ग, उनकी महिलाओं को मानसिक व सामाजिक गुलामी से मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का, जिसकी स्थापना ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी 24 सितंबर 1873 में। कहाँ की गई थी? ये पुणे में हुई थी इसकी स्थापना। ज्योतिबाई फुले के बारे में बात करें तो इनके एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनका नाम है गुलामगिरी। ये इनके द्वारा लिखी गई थी। गुलामगिरी पुस्तक है जो ज्योतिबाई फुले के द्वारा लिखी गई थी और 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। याद रखने वाला सवाल है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बना है? तो कौन सा पोर्ट बना है भारत का सबसे बड़ा ऑटो निर्यात करने वाला? तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुद्रा बंदरगाह। मुद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। मुद्रा पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। ये अडानी पार्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसने एक ही दिन में यानी एक ही जहाज में 6008 वाहनों की निर्यात करके ये एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके द्वारा, मुद्रा पोर्ट के द्वारा। तो ये फर्स्ट नंबर पे बन गया है, भारत का सबसे बड़ा बन गया है ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र। अगला सवाल है, कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत हुई है? तो कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस किस राज्य में स्वीकृति मिली है? तो राज्य का नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ एक और भी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी, उसका नाम है कमला जल विद्युत परियोजना। याद रखना, इन दो परियोजनाओं को शुरुआत की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। पहली कौन सी है? कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है। इसकी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए का निवेश किया है कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना पर। बात करें यह किस नदी पर स्थित है, तो यह लोहित नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। यह लोहित बेसिन पर की पहली जल विद्युत परियोजना रहेगी। इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1200 मेगावाट की। इसमें 6 इकाइयाँ तो 190 मेगावाट की होगी और 60 मेगावाट की एक इकाई शामिल है। ठीक है, तो कौन सी दो परियोजनाओं की शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में? तो पहला तो है कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना और दूसरी है कमला जल विद्युत परियोजना। कमला जल विद्युत परियोजना की मेगावाट के बारे में बात करें तो 1720 मेगावाट की मंजूरी मिली है। अगला सवाल है, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
तो कौन सा हिंद महासागर सम्मेलन है? ये है 9वें नंबर का है, जिसका आयोजन किया गया था मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। 9वां है हिंद महासागर सम्मेलन, जिसकी शुरुआत हुई मॉरिशस के एक राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम के बारे में या विषय के बारे में बात करें तो इसका विषय रहा था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व था। ये इसका थीम थी, जो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन था, जो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ था। इसके आयोजक के बारे में बात करें तो इसका आयोजन किया गया था भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर के द्वारा, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र रामगुल्ला के द्वारा। इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। अगला सवाल है, रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में होगा? तो रग्बी प्रीमियर लीग के बारे में बात करें तो इसका सेकंड एडिशन होगा हैदराबाद शहर में। कहाँ होगा? इसकी शुरुआत अभी मंजूरी मिली है इसको कि वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद शहर में। इसका आयोजन किया जाएगा 19 जून से शुरू होगा और 28 जून तक चलेगा 2026 में। इसका सेकंड एडिशन है ये, हैदराबाद में होगा। और इसका फर्स्ट एडिशन के बारे में बात करें तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था और अब होगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद को चुना गया है इस बार रग्बी प्रीमियर लीग के लिए, जो 16 जून से लेकर 28 जून तक आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, सीडी गोपीनाथ किस खेल से संबंधित है? तो सीडी गोपीनाथ के बारे में बात करें तो ये एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था। सीडी गोपीनाथ अंतिम जीवित सदस्य थे। भारत की पहली टीम में थी जो 1952 में इंग्लैंड दौरे पे गई थी। कहाँ गई थी? जो 1952 में एक इंग्लैंड का दौरा था, वहाँ पर भारतीय टीम, क्रिकेट टीम गई थी। तो वह जीवित अंतिम सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है? सीडी गोपीनाथ। 11 अप्रैल 2026 को इसका निधन हुआ था 96 वर्ष की आयु में। तो याद रखना। और आज का लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी हुआ है? तो हाल ही में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है अपने सीपी राधाकृष्ण ने, उनके द्वारा संविधान का एक नया संस्करण जारी किया गया था। तो वह किस भाषा में जारी हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह सिंधी भाषा में जारी किया गया, नवीनतम संस्करण जारी किया है। भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने राष्ट्रपति एनक्लेव में, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में ये भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया गया था। ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार सिंधी भाषा में संविधान का प्रकाशन किया गया है, ताकि सिंधी भाषी समुदाय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अपनी मातृभाषा में समझ सके। इसीलिए इसका उद्देश्य था कि भारत के संविधान का नया संस्करण जारी किया गया था सिंधी भाषा में। यह संस्करण 2 लिपियों में उपलब्ध है। याद रखना कौन सी 2 लिपि है। पहली तो है देवनागरी लिपि, पहला संस्करण है, और द्वितीय संस्करण है फारसी लिपि में। तो याद रखना, लिपि भी पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी 2 लिपि है जिसमें ये संस्करण जारी हुए थे। तो पहला है देवनागरी लिपि और दूसरा है फारसी। और भाषा कौन सी हो जाएगी? सिंधी भाषा में। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। याद रखना, इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं मॉर्निंग डेली करंट अफेयर की क्लास में ठीक 7:15 पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।